ओके स्टूडेंट, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये किस तरीके से हमने स्टडी किया है। फर्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ। इसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ, आपके लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ है, दैट्स ओके। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप कर सकते हो। अदरवाइज ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये न्यूटन ने प्रोवाइड किए हैं, तो हायर क्लासेस में इनको मेंशन करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम किसी भी बॉडी का लिखने के लिए हमें उसका क्या चाहिए, मास पता होना चाहिए और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम उसका मोमेंटम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट्स मैंने बताई कि यूनिट्स कैसे लिखेंगे, मास की यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की यूनिट। तो जो हमारे पास रिलेशन आया है वो इस तरीके का आया है। ठीक है, अब हमने लिखा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा है तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे कि एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चेंज इन मोमेंटम निकाला मैंने। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फिर फाइनल निकालेंगे, फिर फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है कि जितना ये चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा आ गया m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम हमारा आ गया m इंटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनका चेंज जो लिखा जाएगा वो हमारा लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t which is equals to mv minus mu divided by t। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं f एक्सटर्नल के। तो जो f एक्सटर्नल आती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया हमने k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो k रेट ऑफ चेंज ऑफ मैंने मोमेंटम लिख दिया, फिर f इक्वल्स टू k, हमने m इसमें से कॉमन ले लिया तो हमारे पास टर्म क्या बच गई, v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अब सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें से हम a बाहर निकालते हैं तो v माइनस u डिवाइडेड बाय t। f इक्वल्स टू k इंटू एम ए। अब ये वाली टर्म यहाँ पे ये वाली टर्म है तो इसको जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे क्या, a। k इक्वल्स टू f इक्वल्स टू k m a। ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है न्यूटन सेकेंड लॉ की। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि जो हमारे पास फोर्स आई है इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। f हमारे पास आ गया जैसे m a, k की वैल्यू हम जनरली एयर के लिए क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो f इक्वल्स टू मैंने m a डायरेक्ट लिख लिया। इफ m इक्वल्स टू 1 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी। अब इसकी यूनिट हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, मास की यूनिट होनी चाहिए केजी और मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने मान लिया कि अगर मास भी 1 kg का है और जो एक्सेलरेशन है वो भी 1 का है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स की आ जाएगी यूनिट 1 यूनिट। तो जो फोर्स की 1 यूनिट क्या होगी, 1 यूनिट ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द फोर्स produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg। That means कि फोर्स की 1 यूनिट डिफाइन कैसे की जाएगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का है जो कि हमारे पास कितना लिया गया है 1 kg, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का है उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लाने के लिए जो फोर्स यूज की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब 1 यूनिट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगी, 1 किलो के मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड की जाएगी वो क्या होगी, हमारी 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट की डेफिनेशन ये होती है। 1 यूनिट अगर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास जैसे मैंने निकाला 1 यूनिट ऑफ फोर्स निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, k को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 kg से। k तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था ही। ठीक है, तो k इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, k इंटू मास इंटू
वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के की वैल्यू को हमने यहाँ पे 1 ले लिया, और तो हमारे पास 1 यूनिट ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी, 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो टर्म होती है ये किसकी इक्वल होती है, न्यूटन के। न्यूटन बोलते हैं इसको, और इसको डिनोट करते हैं किससे, एन से। ठीक है, तो जो फोर्स की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये दो इसकी यूनिट्स होती हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर kg मीटर सेकेंड इनवर्स, ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूटन। ये किसके इक्वल होती हैं, न्यूटन के इक्वल होती है। ठीक है, तो जो फोर्स की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, हमारी न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट है हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके। फर्स्ट एक आपको न्यूमेरिकल मैं दे देती हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सेकंड चलो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम फर्स्टली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, कि मैंने आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो ये फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हमारा फोर्स की इक्वल होता है। तो इसमें क्या बता रखा है कि अगर देखो ये फोर्स हमारे किसके आई इक्वल आई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स mv डिवाइडेड बाय t, जो हम लिख सकते हैं mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो फोर्स किसके इक्वल हो गई हमारी, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गई हमारी, t के प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, तो फोर्स किन किन चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो टाइम पर डिपेंड कर रही है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये चेंज इन मोमेंटम। तो हम क्या कर सकते हैं, जो चेंज इन मोमेंटम है अगर ये t इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि अगर t ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी, और अगर t कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो जब बॉल कैच कर रहे होते हैं, कोई हाई स्पीड से बॉल आ रही होती है, जैसे 6 लगा दिया किसी क्रिकेटर ने सिक्सर मार दिया, तो सिक्सर में क्या होगा, वो बॉल बहुत स्पीड से आ रही होगी लेकिन वो कैच कर लेता है। तो कैच करता है तो वो अपने हाथ को ना नीचे की तरफ करता है, जैसे ऐसे कैच किया उसने तो वो नीचे की तरफ मूव करता है काफी देर तक। जैसे आपने कभी क्रिकेट देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ कैच करके ऐसे अपने हैंड को नीचे की तरफ रोटेट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये टाइम को इंक्रीज कर रहा है। जैसे इसने कैच पकड़ा, ये इसके टाइम को इंक्रीज कर रहा है। टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास जो हाथ के ऊपर जो फोर्स लगेगा, बॉल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो कम होगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, तो हमारे हाथ को चोट नहीं लगेगी। अदरवाइज हमने कैच पकड़ लिया यूं की यूं, ऐसे कैसे पकड़ लिया यहीं की यहीं, तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। बॉल की सिक्सर मारने के लिए कितनी वेलोसिटी से मारना होता है ना, बहुत जोर से, तो वो बहुत जोर से अगर आएगा तो आपके हाथ को हर्ट भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया हाथ को, ताकि जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। और टाइम से हमारी फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा हाथ हर्ट नहीं होगा। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ये इम्पैक्ट फोर्स का नाम से जाना जाता है। आगे हायर क्लासेस में इसको इम्पल्स फोर्स के नाम से जानते हैं, कि जो शॉर्ट टर्म्स की फोर्स होती है ना उसको इम्पल्स के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड इसके थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, आप ट्राई करना, अगर आपसे न्यूमेरिकल हो जाए सॉल्व तो आप ट्राई करना 9.1, 9.2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि कल संडे है ना, तो आप ट्राई करना। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, जैसा मैंने आपका फॉर्मूला बताया उसी के बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।